Hello everyone, welcome back to JK Exam Cracker. Now we have started our EVS MCQ series. Now we are going to discuss the next further questions. तो सबसे पहले आज के लिए पहला क्वेश्चन है एशियन एलिफेंट, ठीक है, जो एंडेंजर्ड हो चुका है बिकॉज इट इज़ बीइंग किल्ड फॉर। देखो एशियन एलिफेंट को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा उसको हंटिंग की जा रही है और वो एंडेंजर्ड हो गया है, तो वो किस लिए किया जाता है? क्या उसकी स्किन के लिए, मस्क के लिए, आइवरी के लिए या फर के लिए? तो एशियन एलिफेंट जो है वो अपनी आइवरी के लिए किल किया जाता है। उसकी आइवरी से हम वेरियस चीज़ें बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी आइवरी लेने के लिए बहुत सारी हंटिंग हो रही है एशियन एलिफेंट्स की, जिसकी वजह से वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे एंडेंजर्ड होता जा रहा है। तो एशियन एलिफेंट इज बीइंग किल्ड फॉर इट्स आइवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। देखो मैंने आपको बोला था कि वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं हमारी फूड चेन में बनते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनते हैं? एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है और हम सारे क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से एक फूड चेन बनती है। तो ये ट्रॉफिक लेवल्स किसकी वजह से बनते हैं? ऑब्वियसली फूड चेन की वजह से बनते हैं। लेट्स सी कि वो ऑप्शन में है नहीं। क्या सिर्फ प्लांट्स में बनते हैं? नो। क्या सिर्फ एनिमल्स में बनते हैं? नो। क्या सिर्फ कार्निवल्स में बनते हैं? नो। दे आर फॉर्म्ड इन फूड चेन लिंक्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के थ्रू लिंक्ड हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि ग्रासेस है, ग्रासेस के ऊपर गोट डिपेंड कर रही है, गोट को लॉयन खा रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, फूड चेन बन रही है। जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की उसमें से 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। सो ट्रॉफिक लेवल्स किसकी वजह से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फूड चेन लिंक्ड ऑर्गेनिजम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसमें प्रोड्यूसर्स जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड। तो कौन है जो अपना खाना खुद बनाते हैं? तो वो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो द आंसर विल बी द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मेक देयर ओन फूड। जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स करते हैं। डिकम्पोजर्स नहीं करते हैं, कंज्यूमर्स नहीं करते, टॉप कंज्यूमर्स नहीं करते हैं। ये सारे और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ये अपना खाना सनलाइट की वजह से खुद नहीं बनाते हैं। तो द ओनली ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर टर्म्ड टू बी नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। देखो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि जितने भी हैं 3R प्रिंसिपल हम हमेशा यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दैट 3R प्रिंसिपल? कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसका कम करो, उसको रीयूज़ करो और फिर रिसाइकल करो। तो क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें कि हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। दिस इज़ द ऑप्शन। लेट्स सी कि यही है। हाँ, 3R प्रिंसिपल जो है, हमारे 3Rs जो हैं वो हम इसी को बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस करो, दोबारा से यूज़ करो और उसको रिसाइकल करो एंड देन अगेन यूज़ इट। तो दिस इज़ द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट। बाकी रिड्यूस, रीगेन एंड रीयूज़ ये नहीं हो सकता। रीसेट है यहाँ पर, रिफॉर्म है यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता। रिटेन है, रीगेन है, ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन इज रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3R प्रिंसिपल जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट में वो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an air pollutant? अब इनमें से हमें बताना है कि एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है जो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। तो स्मोक, येस इट इज़ वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी वजह से भी होता है, स्मोक की वजह से भी होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है, लेट्स सी, और सल्फर डाइऑक्साइड इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से हमारी एसिड रेन भी हो रही है। तो जो ओनली ऑप्शन है वो कौन सा है? यहाँ पर नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन है वो एक ऐसा इसमें से एलिमेंट है जो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन। हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएटेड है, यानी कौन सा इंसान था जिसने सबसे पहले चिपको मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज की थी। तो जो चिपको मूवमेंट के साथ
जो एसोसिएटेड हैं उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट की थी। चिपको मूवमेंट हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, टू हग द ट्रीज। जब वहाँ पर प्लांट फॉरेस्ट कट करने आए थे, ट्रीज कट करने आते तो लोगों ने वहाँ पर ट्रीज को कट नहीं करने दिया था, दे हग द ट्रीज। सो इसका जो आइडिया है सबसे पहले वो किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा और उनकी वाइफ ने दिया था। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन एसोसिएटेड है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। इन विच ईयर साइलेंट वैली वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर में जो साइलेंट वैली है उसको नेशनल पार्क बनाया गया था। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइलेंट वैली पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था। ठीक है, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा था जिसको वहाँ पर केरला में था ये। ठीक है, कहाँ पर है ये? केरला में प्रेजेंट है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में केरला की साइलेंट वैली प्रेजेंट है। तो इसको क्या किया गया था? लेटर इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया सो दैट वहाँ पर कंजर्व कर सकें वाइल्ड लाइफ। तो ये कौन से ईयर में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था? इट वॉज मेड अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1984। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, उसमें मैंने आपको साइलेंट वैली के बारे में सब कुछ बताया है। Ozone is formed in the upper atmosphere by a photochemical reaction with। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर थी, यहाँ पर थी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको क्या बोला था? हमारी ओजोन बनती है। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ। ऑक्सीजन के साथ फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके O3 बनाता है। ठीक है, और ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन क्या करती है? जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हमारी सन से आ रही होती हैं उसको क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, सो दैट कि वो जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो किसके जो ओजोन है वो अपर एटमॉस्फेयर में किसके साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन करती है? अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन के साथ। क्यों इसके साथ कैसे रिएक्शन करती है? क्योंकि ये इन्हीं को रिफ्लेक्ट बैक करती है, इन्हीं को यूवी रेज को, जो हार्मफुल यूवी रेज है उन्हीं को हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे अर्थ पर नहीं पहुंचने देती है। ठीक है, सो द आंसर विल बी द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता एक डिजीज़ है, किस पॉल्यूशन, कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होती है? तो मीना माता डिजीज़ जो है वो हमारे को मरकरी की वजह से होती है। मरकरी अगर कंटेंट हमारे अंदर चला जाए तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? मीना माता डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर पर सिचुएटेड है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। और ये कौन सी स्टेट में है? गुजरात में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। लेकिन इसकी वजह से हमारी 4 स्टेट्स जो हैं उनको भी एसोसिएटेड है इसके साथ। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं जो एसोसिएटेड है इसके साथ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, प्रेजेंट ये कहाँ पर है? गुजरात में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से ये वाली स्टेट्स में भी पानी जाता है। द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर्ड इन। आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है वो कहाँ पर हुआ है? चेर्नोबिल में। चेर्नोबिल कहाँ पर है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं नहीं आपको बता रही हूँ। सो आप लोग मुझे नेक्स्ट इस लेक्चर के कमेंट्स में बताएंगे कि ये चेर्नोबिल जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये मैंने आपको बता दिया कि आज तक का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो कहाँ पर हुआ है? चेर्नोबिल में हुआ है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, इसीलिए ये थोड़ा तेज जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लोएस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी है? देखो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और फिर ऊपर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो हमारी जो लोएस्ट लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है? 0 to 18 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। इतनी सी हाइट में ये क्या है? प्रेजेंट है। 8 to 18 किलोमीटर भी सम बुक्स में है, तो आप देख सकते हैं कि, लेकिन जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर।
national park established in India in 1936 is? देखो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन निकल सकते हैं। देखो पहला तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आस्क यू कि जो पहला नेशनल पार्क है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में तो पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है, 1936 में हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपसे पूछा है कि वो जो 1936 में पहला नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? क्या वो दुधवा नेशनल पार्क है? नो। क्या वो राजाजी नेशनल पार्क है? नो। जिम कॉर्बेट है या काजीरंगा है? तो आंसर है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियली इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, इनिशियली इसका नाम रामगंगा था, ठीक है। उसके बाद मिड 1950s में इसका नाम चेंज कर दिया गया और फिर उसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का विच इज़ बिल्ट इन 1936 इट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको हम EPA भी बोलते हैं, ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में एग्जिस्टेंस में आया था, जहाँ से हमारे को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक्ट स्टार्ट किया गया था कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो ये कब आया था? 1986 में। क्वेश्चन है एन एक्वेरियम इज अ, एक्वेरियम क्या होता है? डैश इकोसिस्टम। कैसा इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इन्होंने पूछा एक्वेरियम क्या है? एक्वेटिक है? यस इट इज एक्वेटिक। लेट्स सी। सेल्फ रेगुलेटिंग है क्या? खुद रेगुलेशन करता है अपनी? नो। आर्टिफिशियल है? यस बोथ ए एंड सी। तो यस एक्वेरियम क्या है? एक तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है और दूसरा साथ ही क्या है? आर्टिफिशियल है, इट इज मैन मेड इकोसिस्टम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड सी। तो एक्वेरियम क्या है? इट इज बोथ एक्वेटिक एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक मीन्स वाटर। Now the next question is plants that grow in dry places. मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बोला था कि always try to find the key point, key word in your question, जिसकी वजह से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो एग्जैक्टली कि आपका आंसर क्या रहेगा। अब यहाँ पर पूछा है कि वो प्लांट्स, देखो फाइट्स का मतलब क्या है? फाइट्स का मतलब ही प्लांट्स है और यहाँ पर हर ऑप्शन में फाइट्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी प्लांट्स जो ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, यानी कि जहाँ पर ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, ड्राई एयर होगी, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो लो होगा, जो ड्राई प्लेसेस पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो ड्राई प्लेसेस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं हम उनको बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स। इसका आंसर ज़ीरोफाइट्स रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और हेलोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। फाइट्स जैसे मैंने आपको बता दिया, फाइट्स का मतलब ही क्या है? प्लांट्स है। अब हाइड्रोफाइट्स क्या हो गए? वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करेंगे, बिकॉज हाइड्रो इज द टर्म रिलेटेड टू वाटर। नेक्स्ट इज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, ना तो उनको ज़्यादा ड्राई लैंड चाहिए ना तो उनको वाटर एरिया चाहिए, ठीक है। तो जो उनको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है तो उन प्लांट्स को हम कौन सा बोलते हैं? जो उन मॉडरेट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, दीज आर टर्म टू बी नोन एज मीजोफाइट्स। और हेलोफाइट्स क्या हो गया? हेलो इज अ टर्म रिलेटेड टू सेलिन एनवायरनमेंट। तो सेलाइन एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्लियर? लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दैट ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। तो ड्राई प्लेसेस यानी कि डेजर्ट एरियाज एंड ऑल, वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट कॉजेज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक और सॉइल इज कॉल्ड। देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में से रिमूव हो जाते हैं, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसमें क्या है कि वेयरिंग अवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं रॉक के या सॉइल के, जब इसमें चले जाते हैं, बह जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है इरोजन, या प्रोबेबली कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो ड्रेन्ड हो जाते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है इरोजन।
दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल कंज्यूमर्स आर, यहाँ पर पूछा गया कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो क्या हैं। कंज्यूमर्स कौन हो गए? विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या कंज्यूमर्स हैं? लेट्स सी। कार्निवोर्स, क्या कार्निवोर्स कंज्यूमर्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं या ऑल ऑफ दीज हैं? देखो अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो दिए है ऑटोट्रॉफ्स और एक दिए हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस मोड से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। ट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो टाइप्स के ट्रॉफ्स हैं, एक है ऑटोट्रॉफ्स, एक है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। और हीटरो का क्या हो गया? विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। हीटरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफ क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए? विच आर सेल्फ डिपेंडेंट, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स भी कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली विल बी द हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि कंज्यूमर्स, इसमें सारे कंज्यूमर्स की बात की है ना, तो कार्निवोर्स एक टाइप है कंज्यूमर की। तो ऑल, देखो हमेशा क्या ढूंढना होता है क्वेश्चन में? कीवर्ड। ऑल की बात की है तो ऑल के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में सारे कंज्यूमर्स आते हैं, क्यों? क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किस पे होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं लाइक द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। सो द आंसर विल बी द हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स की एक काइंड है कार्निवोर्स आगे, ठीक है। लेकिन ऑल कंज्यूमर्स की बात की है, यहाँ पर जो की वर्ड है वो ऑल है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हेटेरोट्रॉफ्स। The next question is the conversion of ammonia to nitrates. अमोनिया को जब हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो नाइट्रोजन साइकिल जो है, एक साइकिल एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? मैटर जिसमें रिवॉल्व करता रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बिटवीन वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ, वेदर इट इज़ बायोटिक और एबायोटिक कंपार्टमेंट। अब अर्थ के बायोटिक और एबायोटिक कंपार्टमेंट्स क्या हैं? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करते हैं। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपार्टमेंट्स हैं अर्थ के, बायोटिक में हमारा सिर्फ आ जाता है बायोस्फीयर, ठीक है, जहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है। बाकी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सारे क्या आ जाते हैं? हमारे एबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पर मैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात क्यों कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हम फ्रीली अभी भी नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब उसको हम उसकी फ्री फॉर्म में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट में होगा तो कंज्यूम कर सकते हैं हम उसको। लेकिन जब फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय अस, ठीक है। तो जब अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। देखो अमोनिया जो है वो दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, एक होता है वो नाइट्राइट में, ठीक है, एक होता है वो नाइट्रेट में। और अमोनिया जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में खुद से कन्वर्ट नहीं होता है, उसको एक बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। अमोनिया को जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होना होता है तो इसके ऊपर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एक्ट करता है और फिर वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है एंड फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं। और वही अमोनिया पर अगर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया एक्ट करेगा तो वही अमोनिया किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमोनिया चाहे नाइट्राइट में चेंज हो चाहे नाइट्रेट में चेंज हो, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन ही बोला जाता है। अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जब दोबारा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तब इसको क्या बोला जाता है?
डीनाइट्रिफिकेशन। और उसके बाद यही नाइट्रोजन कंपाउंड्स अगर अमोनिया में, जब सबसे पहले मैंने बोला फ्री फॉर्म में होते हैं, तो जब ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है तब इसको अमोनिफिकेशन बोले जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सो दैट वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो अमोनिया की नाइट्रेट और नाइट्रेट में जो कन्वर्जन होती है उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्राइट और नाइट्रेट जब दोबारा नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस। देखो ये मैंने अभी आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बताया कि वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द अर्थ में जो मैटर है वो रिसाइकल होता है अगेन एंड अगेन, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, दूसरी तीसरी में होता है, और इसी तरह से वो एक साइकिल बनाता जाता है। तो उस साइकिल को क्या बोला जाता है, दैट साइकिल इज टर्म टू बी नोन एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, डैश इज कंजर्व्ड इन जल्दपारा सेंचुरी। ठीक है, ये है जल्दपारा सेंचुरी। जल्दपारा सेंचुरी कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में ये जल्दपारा जो सेंचुरी है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम किसकी कंजर्वेशन करते हैं, वी कंजर्व हियर राइनोसेरोस, यानी वन हॉर्न राइनो की कंजर्वेशन जो है वो वेस्ट बंगाल के एक सेंचुरी यानी जल्दपारा सेंचुरी जो फेमस है किसके लिए, राइनो की कंजर्वेशन के लिए। सो द आंसर इज द राइनो। द डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन वेस्टर्न घाट्स। अब इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वेस्टर्न घाट्स में है। वेस्टर्न घाट्स हमें पता है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके यहाँ वाली साइड वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ वाली साइड ईस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा लाई करता है दैट इज नीलगिरी विच इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पर है वो, तमिलनाडु में यहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट में जो हमारा बायोस्फीयर है नीलगिरी बायोस्फीयर जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा फिनोमिना जहाँ पर एक्यूमुलेशन होती है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विच कैन बी डिग्रेडेड और डीकम्पोज, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स की जो एक्यूमुलेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स की जो एक्यूमुलेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन, बायोरेमेडिएशन क्या है। देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी भी टॉक्सिक केमिकल की इंक्रीज हो जाना हमारी बॉडी में, उसकी कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना इन कंपैरिजन टू द एनवायरनमेंट, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि किसी भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट का हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायोडिग्रेडेशन आपको पता है कि डिग्रेडेबल फॉर्म में जब हम डिग्रेड करते हैं और सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को, दैट इज़ बायोडिग्रेडेशन। बायोरेमेडिएशन क्या होता है, इट इज़ एन इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली प्रोसेस है बायोरेमेडिएशन में। उसमें भी हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनको डिग्रेड किया जाता है, बट इट इज़ एन दैट इको फ्रेंडली प्रोसेस। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेशन होती है बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स की ह्यूमन बींग्स में, उसको बायो एक्यूमुलेशन बोला जाता है। द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि वो स्टडी जो हमारे को इंटरेक्शन करती है, मतलब उसके साथ डील करती है कि अपने ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इंटरैक्ट कर सकें, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज टर्म टू बी नोन एज इकोलॉजी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है दैट इज द फिनोमिना इन विच अर्थ रिटेन्स हीट। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना जहाँ पर अर्थ जो है वो हीट रिटेन करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कौन सा फिनोमिना है, इट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है कि सन से वेरियस रेज आती हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर पे, उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो है हमारी अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर देती है और कुछ जो है हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस हो जाती है।
लेकिन जो हमारी अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनको एटमॉस्फेयर वापस बाहर नहीं जाने देता है उन गैसेस को, और फिर वो क्या करती है, वहाँ से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करती है, और उससे हमारी अर्थ पे हीट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड दैट इफेक्ट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो इट इज़ द फिनोमिना इन विच अर्थ रिटेन्स हीट. तो वो कौन सा फिनोमिना है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब यहाँ पर वो क्वेश्चन है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके लीडर कौन थे? तो उसके लीडर कौन थे? मेधा पटकार. नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा को बचाने के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसके लीडर कौन थे? मेधा पटकार. नर्मदा कहाँ पर है? गुजरात में है, तो इसका आंसर है मेधा पटकार. द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी आज तक इंडिया में हुई है वो कौन सी थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी थी. और वो किसकी वजह से हुई थी, किस केमिकल की वजह से हुई थी? इट वाज बिकॉज ऑफ द मिथाइल आइसोसाइनेट जो लीक हो गया था, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मर गए थे. और मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3NCO. ऑल्दो यू डोंट नीड द फॉर्मूला, बट इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए ये बहुत हार्मफुल होता है, लंग्स में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है. और इसका लॉन्ग एक्सपोजर, यानी इससे क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर से इट प्रूव्स फेटल, ठीक है. तो हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो गया था, और जिसकी वजह से शॉर्ट ब्रेथनेस होने लगी थी लोगों को, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर गए थे, ठीक है. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का कॉज क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वॉज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड. ठीक है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई थी? इट वॉज हेल्ड ऑन June 5th 1972. ये स्टॉकहोम कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी? इट इज़ इन स्वीडन, ठीक है. तो 102 नेशंस ने कुछ पार्टिसिपेट किया था इसमें, और इसमें 26 प्रिंसिपल्स जो हैं ऑप्ट किए गए थे, जिसपे वेरियस कंट्रीज़ को क्या है, एक्ट करना था, उनको वो प्रिंसिपल्स ऑप्ट करने थे, सो दैट कि एनवायरनमेंट के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन 26 प्रिंसिपल्स में डिफाइन की गई थी, विच दे हैव टू ऑप्ट. तो डेट जो थी जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वो कौन सी डेट थी? June 5th 1972. Next question is the cutting down of trees and setting them on fire and raising crops on the resulting ash is called. तो इसका क्या है? cutting down of trees and setting them on fire, ठीक है. ट्रीज़ को कट करना और उनको फायर पर सेट करना, और उसके जो ऐश निकलती है उसके ऊपर कल्टीवेशन करना, उस कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? उस कल्टीवेशन को बोला जाता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है. तो ये झूम कल्टीवेशन क्या है कि ट्रीज़ को कट डाउन करके उनको जला के उसके ऊपर, उसकी ऐश के ऊपर क्रॉप्स को रेज करना, दैट कल्चर इज नोन एज, दैट कल्टीवेशन इज नोन एज झूम कल्टीवेशन, ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? झूम कल्टीवेशन. बाकी क्रॉप रोटेशन मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरियस क्रॉप्स को रोटेट करके एक फील्ड पर उगाया जाता है, सो दैट कि जो वहाँ की सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट एनरिच हो सके. टेरेस फार्मिंग भी मैंने आपको बताया. टोंगा सिस्टम जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है. इसमें भी क्या होता है, इनिशियल फॉरेस्ट लैंड में एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मैथड है, ठीक है. तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? झूम कल्टीवेशन. द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, जो सबसे पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट पे, वो कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले जब एनवायरनमेंट के रिलेटेड जब इश्यूज रेज होने लगे तो उसका कंसर्न बनने लगा, वेरियस कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, एंड वी हैव टू सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट पर, वो कहाँ पर हेल्ड की गई थी? इट वॉज हेल्ड इन Rio de Janeiro, which is in Brazil, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने EVS के डिस्कस किए, हम आगे भी फर्दर लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे, बट दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.